सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहले यहाँ जितने भी हमारे सदस्य उपस्थित हैं सभी को नववर्ष की हार्दिक मंगल कामना शुभकामना मैं अपना प्रेषित करता हूँ। और लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का 167th सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये दो सेशन में हम लोग इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले सेशन में एक टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पे उसके विशेषज्ञ जो होते हैं वो हमें उस पे अपने वक्तव्य देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिसमें कि डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और जो भी केयर गिवर्स या पेशेंट्स का जो भी क्वेश्चंस होता है उनका वो जवाब देते हैं। तो आज का टॉपिक ओरल हाइजीन पे है, जिसमें जिसके लिए हमारे साथ आज डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल एंड प्रोस्थेटिक्स सर्जरी एम MPMMCC बनारसी से। और जैसे कि क्वेश्चन आंसर आवर में हमारे साथ दो डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स जुड़ते हैं। डॉक्टर अमित कुमार जो कि सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल पटना में, और डॉक्टर अखिल कपूर जो कि प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट MPMMCC बनारसी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक कुछ रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं हमारे इस मीटिंग का, जो कि मैं वैसे तो यहाँ पे जितने भी सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं सभी को ये पता है। बट मैं उस पर थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा ये बता दूं कि हमारा ये मीटिंग जो है 1 घंटा का मीटिंग होता है। 4 से 5 बजे तक हम लोग इस मीटिंग में जुड़े रहेंगे। और 4:45 तक 4:45 तक हम लोग जिनके भी सवाल चैट बॉक्स में आएंगे उनका जवाब जो है हमारे डॉक्टर्स जो है वो दे पाएंगे, और वही सवाल हम लोग ले पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं कि चैट बॉक्स में जब आप सवाल डालें अपना, तो एक ही बार में जो भी सवाल आपके हों, जो भी समस्या हो वो एक ही बार में लिखें और वो चैट बॉक्स में डालें, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स को आपके सवालों का समुचित जवाब जो है वो आप तक पहुंच पाए। ये एक जरूरी है, और ये ख्याल रखें कि 4:45 तक हमारे पास सभी सवाल आ जाए, जिससे कि डॉक्टर्स जो अपने कीमती समय हम लोगों के लिए निकालते हैं, तो उनका हम लोग आभारी भी हैं। और उनके समय का भी हम लोग ख्याल रखते हुए 4:45 तक हम लोग अपने सभी सवाल को यहाँ पे डाल देंगे। तो अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए हम डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी से हम आग्रह करते हैं कि वो आए और ऑरल हाइजीन पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मतलब एक छोटा छोटा सा स्टेप लेके हम लोग कैसे बच सकते हैं या अपने ओरल्स का में की समस्याओं को हम लोग हल कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे, अगर डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप अपने इस टॉपिक पे हमें कुछ मार्गदर्शन दें। Thank you, Prabhat for introducing me to the gathering. And just 1 minute. हाँ, वीडियो मेरा आ रहा है क्या? नहीं सर, वीडियो तो नहीं देख पा रहे। नहीं। हाय। अभी आ रहा है तो सर। सॉरी, मेरा बैकग्राउंड जो है वो फुटबॉलर का है। वो मेरे बेटे ने शायद मेरा लैपटॉप यूज किया है, तो उन्होंने यूज किया होगा। ही इज अ वेरी गुड, लाइक वेरी बिग फैन ऑफ रोनाल्डो, सो ही माइट हैव kept that background. And thank you, Lung Connect, for inviting me for this gathering. And definitely, I will be taking this lecture on oral hygiene and its importance for cancer patient and definitely सर for all of us. सर देयर इज अच्छा, वन आपको हिंदी में रिक्वेस्ट। बोलना, सॉरी। हाँ, जी जी बिल्कुल, तो हमारा बहुत सारा ऑडियंस हिंदी है, तो इसमें से रिक्वेस्ट रहेंगे कि हिंदी में बात अच्छा अच्छा, कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं लंग कनेक्ट का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है लेक्चर के लिए। और मैं ओरल हाइजीन, जो कि हम लोग अगर हिंदी में बोलें तो मौखिक स्वच्छता या मुख की स्वच्छता को कैसे हम लोग
मतलब इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उसका क्या महत्व है, उस पर मैं आज डिस्कशन करूंगा। मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, और मेरी वॉइस जो है मेरे ख्याल से ऑन रहेगी। आई विल बी जस्ट शेयरिंग माई दिस थिंग। स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है मेरा? जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और uh, जैसा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा, मैं आप लोगों को ओरल हाइजीन के बारे में कुछ भी बताऊंगा। उससे पहले एक डिस्क्लेमर या अस्वीकरण है कि इस प्रेजेंटेशन में हो सकता है मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊं या पेशेंट्स के फोटोग्राफ्स या वीडियो दिखाऊं। तो जो भी प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे उससे मेरा या इस प्रेजेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई समर्थन या प्रचार के लिए नहीं किया जा रहा है, खाली एजुकेशनल पर्पस, खाली सीखने के लिए और दिखाने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा, जो भी पेशेंट के फोटोग्राफ्स या वीडियोस लिए गए हैं उनकी सहमति ली गई है, उनकी अनुमति ली गई है कि मैं आपके वीडियोस या फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं कि नहीं। तो उसी बेसिस पर ये प्रेजेंटेशन करूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर पेशेंट्स के वीडियोस या फोटोग्राफ्स आते हैं तो उसको प्लीज आप फोटो ना लें और उनके वीडियोस ना बनाएं। थैंक यू। तो जो आज का टॉपिक मुझे दिया गया है अपने पेशेंट्स के लिए, ये दिया गया ओरल हेल्थ केयर एंड ओरल हाइजीन फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो इसी पर मैं आज डिस्कशन करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता है। मैं प्रोफेसर एंड हेड यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी महामना कैंसर हॉस्पिटल में हूँ, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ओरल हाइजीन क्या है। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो ये मुंह की स्वच्छता है। तो मुंह की स्वच्छता कैसे करते हैं? तो आप ब्रश करेंगे, एक फ्लॉसिंग मेडिकेटेड फ्लॉस जो कि एक धागा तरीका होता है उससे सफाई कर सकते हैं, या फिर अपने दांत का जब भी जरूरत पड़े तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके, अपने चिकित्सक के पास जाके उनका रख रखाव और दिखाव कर सकते हैं। इसमें आपको मुंह देखना है, मुंह का पूरा, जैसे कि जीभ है, गाल है, जीभ के नीचे का हिस्सा है, तालू का हिस्सा है, मसूड़े हैं, इन सभी की साफ सफाई और इन सभी को स्वस्थ रखने, जो रखेंगे आप, उसी को ओरल हाइजीन बोलते हैं, ताकि आपको मसूड़ों की बीमारी, सांसों की दुर्गंध जैसी समस्याएं ना हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने कि लाल रंग में लिखा गया है, सपोर्ट्स ओवरऑल बॉडी हेल्थ या समग्र शारीरिक स्वास्थ्य। ये आपको अभी आगे पता चलेगा कि मुंह को साफ रखने से पूरी बॉडी को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि मुझे मौखिक स्वच्छता क्यों बनाए रखनी चाहिए। तो इसमें अगर आप ये फोटोग्राफ देखें तो मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा हम में से जो इस तरीके की मुस्कुराहट को पसंद करेगा, या जो किसी को भी ऐसी मुस्कुराहट चाहिए। तो आप इनमें फोटोग्राफ में देखेंगे कि इसमें जो मुंह की स्वच्छता है वो नहीं रखी गई है। किसी में या तो मसूड़े फूले हुए हैं, किसी के दांतों में नहीं होती है। सभी को जो पसंद होती है वो इस तरीके की मुस्कुराहट पसंद होती है। तो इसकी इस तरीके की मुस्कुराहट, इस तरीके की स्माइल को लेने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ सर। रही है। ठीक ठीक। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखनी हो, आपकी अपने मुंह की, मसूड़ों की और दांतों की अच्छे से सफाई रखनी हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे से सफाई रखें, या तो खुद रखें या डेंटल विभाग में जाके या डेंटिस्ट के पास जाके करवाएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुंह की सफाई रखी जाती है तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है। क्या ये अफेक्ट करता है कि अगर हम मुंह की सफाई को ना अच्छे से करें तो क्या फर्क पड़ेगा, और हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे फर्क पड़ेगा। तो बहुत सी जगह देखा गया कि अगर आप अपने मुंह की सफाई को ठीक से नहीं रखते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि श्वास की बीमारी हो सकती है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, आपको स्ट्रोक, जो कि एक तरीके का
दिमाग में एक तरीके का झटका लगना या एक तरीके से बीपी बढ़ के जो लकवा टाइप की बीमारी होती है वो हो सकती है। और यहाँ तक कि देखा गया आपको कैंसर की बीमारी भी हो सकती है अगर आप अपने मुंह को सुरक्षित नहीं रखते हैं, मुंह को अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं। ये सब गूगल से लिए गए फोटो हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसको बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पूरी विश्व भर में इतनी इतनी मतलब स्टडीज हो रही हैं कि सारी स्टडीज ये बता रही हैं कि मुंह को ना साफ रखने से क्या क्या हो सकता है। तो जहां जहां मैंने रेड किया है वो सब ये बता रहा है कि क्या क्या बीमारी हो सकती है, जैसे कि हार्ट की बीमारी हो सकती है, दिमाग की बीमारी हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का भी चांस बन सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर की बीमारी हो सकती है यानी कि पेट के कैंसर की बीमारी, और सांस लेने की बीमारी, या फिर हेड नेक कैंसर। तो इस तरीके से अगर मुंह को साफ ना रखा जाए तो इस तरीके की बीमारियां होना जायज हो जाता है। तो इसीलिए आपकी ओवरऑल हेल्थ को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए आपको मुंह साफ रखना हो, क्योंकि मुंह ही हमारा हर चीज की एंट्री, आप जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ ले रहे हैं वो मुंह से ही जाता है। अगर आप अच्छा खान पान नहीं रखेंगे, अच्छी सफाई नहीं रखेंगे, तो फिर ये बीमारियां होने का डर रहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मुंह की सफाई ना रखें तो कौन सी ऐसी चीज है जो इस चीज को, इन बीमारियों को बढ़ाना चाह रही है, इन बीमारियों को बढ़ा रही है। तो वो होते हैं जीवाणु। जब भी हमारे मुंह में साफ सफाई नहीं रखी जाती है तो इस तरीके से, अगर आप पहली पिक्चर में देखें तो धीरे धीरे सफेद रंग का दांतों के ऊपर ये मैल जमा होना हो जाता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में बायोफिल्म बोलते हैं। और ये बायोफिल्म होते होते आप दूसरी पिक्चर में देखेंगे कि कई सारी गंदगी जमा हो गई है। ये गंदगी जमा होना ही हमारे जो जीवाणु हैं वो यहाँ पर पनपने लगते हैं, और ये जीवाणु ही हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, मुंह से अंदर जाते हैं। इनकी वजह से कभी कभी मसूड़ों में खून निकलने लगता है, उन खून में ये जीवाणु मिक्स होके हमारी बॉडी में भी जा सकते हैं, जिससे कि हमें हृदय रोग, स्ट्रोक्स, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, लंग डिजीजेज या कैंसर, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये पिक्चर दिखा रहा है कि जो पहला पिक्चर दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि अगर हम अपना स्वस्थ रखें तो हमारे मसूड़े और जो अंदर की पीले रंग का, अगर आप देख रहे हैं तो पीले रंग की ये हड्डी है, तो ये पीले रंग की हड्डी और ये मसूड़े और दांत पूरे ही हेल्दी दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे मैल जमा होना होता है, ये दांत के बीच में जो पीला पीला है ये दिखा रहा है कि ये मैल जमा हो रहा है, गंदगी जमा हो रही है, बायोफिल्म बन रही है। इस बायोफिल्म के बनते बनते धीरे धीरे फिर क्या होता है, मसूड़े भी गलने लगते हैं और साथ की हड्डी भी गलने लगती है। ये हड्डी गलने से और मसूड़े गलने से धीरे धीरे क्या होता है, ये दांत गिरने लगते हैं और यहीं से सारी बीमारियों का उजागर होता है। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं वो अपने टर्म्स में बोलते हैं पायरिया हुआ है। तो पायरिया आपके दांतों को, मसूड़ों को और दांत में जो हड्डी होती है उसको तो खराब करता ही करता है, उसके साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इसमें दो तरीके से आप ओरल हेल्थ केयर कर सकते हैं, या तो आप पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं या प्रोफेशनल लेवल पर कर सकते हैं। पर्सनल लेवल का मतलब है कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने खुद के तरीके से अपनी साफ सफाई रख सकते हैं, और दूसरा है प्रोफेशनल, मतलब कि आप डेंटल सर्जन के पास जा सकते हैं या जो ट्रेंड है दांतों की साफ सफाई और रख रखाव के लिए, उनके पास जाके आप कर सकते हैं। तो जब आप पर्सनल और खुद से करेंगे तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है ब्रशिंग। तो ब्रशिंग करना बहुत ही अनिवार्य है, उसमें आपको 2 बार ब्रश करना है, सुबह और शाम। उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट लेके आपको ब्रश करना, मैं आके आपको वीडियो दिखाऊंगा कि ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो पेशेंट होते हैं उनका कीमोथेरेपी लगता है, या मान लीजिए उनको कोई मुंह में दिक्कत आती है साइड इफेक्ट की वजह से, तो उनमें क्या है कि वो ब्रश नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ब्रशिंग छोड़ देते हैं। तो ये जो दूसरा पिक्चर है ये बच्चों का ब्रश होता है जो कि उंगली में पहन लिया जाता है, और इसके आगे जो ब्रिशल्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जब आप बच्चे में यूज कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट यूज करते हैं। तो इस तरीके का ब्रश हमारे पेशेंट्स जो है उंगली में पहनकर साफ सफाई रख सकते हैं, इसके बजाय कि वो ब्रश करना छोड़ दें। जहां आप ब्रश करना छोड़ेंगे वहां मसूड़ों में सूजन आने लगती है, पायरिया का बनने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और वो कंडीशन वर्स करती चली जाती है। फिर आप उस कंडीशन में जाते हैं कि आप ब्रश भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप रेगुलर ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये सॉफ्ट ब्रश लेके जो है यूज करना है, लेकिन इसको भी दो दो बार यूज करना है, सुबह और शाम। कभी कभी दांतों के बीच में गैप होता है, तो हमने देखा है कि कई सारे लोग लकड़ी या कुछ पिन वगैरह लेके दांतों को कुरदना स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है।
क्योंकि अगर वो यूज करते हैं तो उनसे चोट वगैरह लगने का डर रहता है। तो उनके लिए एक अलग तरीके से छोटे ब्रश आते हैं जो कि दांतों के बीच में गैप को साफ रख सकते हैं। तो वो आप अपने डेंटिस्ट से लिखवा सकते हैं, या ऑनलाइन वगैरह भी, या मेडिकल स्टोर पर जाके भी बोलेंगे तो ये ब्रश मिल जाते हैं। इनको प्रोक्सा ब्रशेस कहते हैं। तो ये आपके दांतों के बीच में जो गैप है, या कोई मतलब दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, उनको क्लीन करने के लिए इस टाइप के छोटे ब्रश यूज करने चाहिए। एक हमारा ये धागा आता है, ये धागा नॉर्मल धागा नहीं होता है, इसको डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। सॉरी। तो ये मेडिकेटेड धागा होता है, इस पे दवाई लगी रहती है। तो अगर आपका खाना फंसता है और वो ब्रशिंग से नहीं निकल पाता है, तो उसको जबरदस्ती किसी लकड़ी या कील से, या देखा गया आलपिन वगैरह या मेटल के लोग यूज करते हैं वायर वगैरह, वो नहीं यूज करना है। इस धागे को लेकर यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकेटेड रहता है, तो इससे चोट और घाव बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो चलाऊंगा मैं, जिसमें दिखाया गया कि ब्रश कैसे करना चाहिए। Brushing your teeth is an essential part of your daily dental care routine, and when done properly, तो ये इसमें दिखाया गया कि जब ब्रश करें तो आप रोटेटिंग मूवमेंट में करें, उसको घिसे ना। ये देख रहे हैं आप, मसूड़ों को और दांतों को एक साथ ये किया जा रहा है, और इस पे एक एंगुलेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा 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 करने से लॉन्ग टर्म में दांत घिसने लगते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा मसूड़े पर रहेगा और थोड़ा सा दांत पर रहेगा। आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जैसे कि आपको दिखाया जाता है एड वगैरह में, एडवर्टाइजमेंट में, कि पूरा पेस्ट पे टूथपेस्ट लगाया गया। उतने टूथपेस्ट की जरूरत नहीं होती है। टूथपेस्ट आप एक या दो मटर के दाने के बराबर खाली ब्रश पे ले सकते हैं, और उससे आप साफ सफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लेना है, और फिर उसको अपने मसाज के रूप में आपको मसूड़ों और दांतों दोनों को करना है, ताकि दांतों का जो नीचे वाला या ऊपर वाला एरिया है वो दोनों अच्छे तरीके से साफ हो। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो इस तरीके से आपको सफाई करनी है। अंदर की तरफ आते समय आपको ब्रश को टेढ़ा करके करना है, क्योंकि यही एक कॉमन एरिया होता है ऊपर या नीचे अंदर की तरफ, जहां ब्रशिंग से मुंह साफ नहीं हो पाता। तो आपको ब्रश को टेढ़ा करके इस तरीके से अंदर की सफाई करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बाद में ब्रश से ही जीभ को भी साफ कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अलग से जीभ क्लीन करने के लिए कोई अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आप यही ब्रश से स्लोली स्लोली आप जीभ पर जो भी जमावट हुई है रात भर में, उसको आप साफ कर सकते हैं। जब भी आपका ब्रश पुराना होने लगे और ब्रश के ब्रिसल्स इस तरीके से फैल जाएं, तो वो टाइम इंडिकेट करता है कि आपको अब ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। तो आपको ब्रश अपना 3 से 4 या 6 महीने के अंदर चेंज कर लेना चाहिए। रिकमेंडेशन होती है 3 से 4 महीने के अंदर चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। और उसके बाद ब्रश को नए ब्रश से रिप्लेस कर लेना चाहिए। यही नहीं कि एक जो ब्रश लिया हुआ उसी को हम लोग सालों 1.5 साल चला रहे हैं। जब भी आप ऊपर की सरफेस को क्लीन करेंगे तो इस तरीके से उसमें धीरे धीरे उसको साफ करना है, और अंदर की तरफ इस तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे वाले दांतों का ये ही हिस्सा सबसे ज्यादा गंदा रहता है और वो साफ नहीं हो पाता है। जो ये वाला एरिया है ये साफ नहीं हो पाता है। ये वाला जो एरिया रहता है ये साफ नहीं हो पाता। इसको अंदर इस तरीके से एंगुलेशन करके ब्रश को साफ करना है। तो ये वीडियो दिखाता है कि हम लोगों को ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि हम लोगों को और क्या क्या मुंह की सफाई के लिए करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे फ्रेश वाटर, आप कहीं पर भी हैं, अगर आपने खाना खाया है और आप मतलब सुबह शाम तो ब्रश कर ही रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम फ्रेश पानी से अच्छे से कुल्ला करना है, और अपनी उंगली से जो भी खाना फंसा हुआ उसको निकाल कर अच्छे से कुल्ला कर देना। उसके लिए आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आप शुद्ध स्वच्छ पानी लेकर उससे साफ सफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई सा भी माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, लेकिन माउथ वॉश बेटर है कि आप अपने चिकित्सक की परामर्श से ही लें, क्योंकि कुछ कुछ माउथ वॉश का अलग इफेक्ट होता है। हमारे कैंसर पेशेंट्स में कुछ माउथ वॉश का इफेक्ट अलग होता है। किसी किसी माउथ वॉश में थोड़ा बहुत दवाइयां ऐसी मिली होती हैं जो जलन करती हैं या छालों को बढ़ावा देती हैं। कुछ माउथ वॉश ऐसे होते हैं जो छालों को अच्छा करते हैं। तो जो भी माउथ वॉश आपको यूज करना है, तो यहाँ पर जैसे नीला, हरा या लाल दिख रहा है, तो उसको आप अपने चिकित्सक की परामर्श लें अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जो कॉमनेस्ट माउथ वॉश होता है वो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होता है। आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश लेके जो है उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि
ये माउथ वॉशेस भी अलग अलग तरीके के आते हैं। किसी किसी में थोड़ा बहुत एक अल्कोहल का कंटेंट होता है जो कि जलन पैदा करता है, तो आपको अल्कोहल फ्री माउथ वॉश भी आते हैं जो कि यूज कर सकते हैं अगर आपको जलन हो रही है तो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी हमारे पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कि हमको कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है वो टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें एक चीज होनी चाहिए कि आपको फ्लोराइड उसमें हो। ऐसा टूथपेस्ट लीजिए जिसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि फ्लोराइड क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट का रेडिएशन हुआ होता है या कीमो चल रहा होता है तो उनके दांतों में कमजोरी आने की संभावना रहती है। उसकी वजह से उनके दांत कमजोर ना हो तो उसमें हमें जो टूथपेस्ट करना चाहिए उसमें फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए। तो देखा गया है कि ज्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। और आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट होते हैं, सारे आयुर्वेद वाले के नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा कम होती है, इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट कम यूज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको दूसरे टूथपेस्ट यूज करना चाहिए क्योंकि उनमें फ्लोराइड की मात्रा अच्छी होती है और वो फ्लोराइड की मात्रा आपके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए जरूरी होती है। उसके अलावा आप कोई भी ब्रांड यूज करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको किस तरीके के पेस्ट यूज नहीं करने चाहिए, जैसे कि जेल फॉर्म में आता है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं नीला या लाल, ये जेल फॉर्म वाला जो टूथपेस्ट आता है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे देखा गया है कि किसी किसी पेशेंट को एलर्जी होने का चांस रहता है। तो अगर आपके मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं या मुंह में से मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रही है या मसूड़े थोड़े से लाल हो जा रहे हैं, तो हो सकता है उसका कारण ये जेल वाले जो टूथपेस्ट होते हैं ये दिक्कत कर सकते हैं। तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, जेल वाले टूथपेस्ट ना यूज करें। जो सफेद रंग का जो ट्यूब, जो सफेद रंग का पेस्ट निकलता है ट्यूब में से, वो बेटर होते हैं, उनमें जेल नहीं होता है, उनमें एलर्जी वाले कंपोनेंट कम होते हैं। उसके बाद आपको ये पाउडर फॉर्म नहीं यूज करनी है। पाउडर फॉर्म दांतों को जल्दी घिसाती है और नुकसान देती है, तो पाउडर फॉर्म आपको किसी भी रूप में यूज नहीं करना है। पाउडर फॉर्म यूज ही नहीं करना है, पाउडर फॉर्म आपको अवॉइड करना है। दूसरा है कि बहुत सारे दंत मंजन में ये आपका तंबाकू का कंपोनेंट मिला रहता है। तो कुछ कुछ क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि तंबाकू वाला आप मंजन यूज करेंगे तो आपको आराम मिलेगा या आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। तो तंबाकू वाला जो भी पाउडर रहता है, जैसे कि कई सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं यहाँ ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता, जिनमें तंबाकू का कंपोनेंट होता है, वो आपको नहीं यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मतलब कोई भी कैंसर है तो मुंह का कैंसर नहीं होगा। आप जिसको भी कैंसर हो जाता है वो थोड़ा सा एक प्रोन हो जाता है, और आप अगर तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे वो मंजन के रूप में है, अगर वो भी यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये आपको अवॉइड करना है, जेल वाले टूथपेस्ट, पाउडर फॉर्म, तंबाकू वाले पाउडर वाले, और आयुर्वेदिक पेस्ट। लेकिन सारे आयुर्वेदिक पेस्ट के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक पेस्ट ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइड कंटेंट ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइड की कंटेंट नहीं होती है, वो आपके दांतों को कमजोर बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है पेशेंट्स का कि हम ये जीभ क्लीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप जीभ बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका कीमो वगैरह चल रहा है या आप किसी दवाई पर हैं जहां पर आपको मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो ये रेकमेंडेशन होता है कि आप जीभ को क्लीन ना करें। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, कुछ नहीं है, तो आप जीभ क्लीन कर सकते हैं। लेकिन रेकमेंडेशन यही है कि मेटल वाला जीभ क्लीन जो करते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए, आपको प्लास्टिक वाला यूज करना है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि आप अगर जीभ क्लीन करना चाहते हैं तो ब्रश में ही जो ब्रसेस होते हैं उसी को धीरे धीरे अगर आप अपनी जीवा पर रोटेट करेंगे, जीभ पर घुमाएंगे, जीभ को क्लीन करेंगे, तो वो मतलब काफी अच्छा साबित होता है जीभ क्लीन करने के लिए, इसके बजाय कि आप ये क्लीन करें। ये भी देखा गया है कि कुछ लोग दातुन वगैरह लेके उसका पतला वाला उसको निकाल के उसको मोड़ के उससे भी क्लीन करते हैं। उन सब चीजों से बचना है, क्योंकि उन चीजों से चोट लगने का डर रहता है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और चोट लग जाती है तो उसका घाव का भरने का बहुत टाइम लग जाता है, उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो अच्छी हाइजीन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। ये इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोलता रहूंगा। ये आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आपको रेकमेंडेशन है और आपको बोला गया है तो जो मैंने बताया धागा जो आता है दवाई वाला वो यूज कर सकते हैं। अपने टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में चेंज कर देना है। रेगुलर डेंटल चेकअप कराना, कम से कम अगर आपकी ओरल हेल्थ, मुंह की सुरक्षा जो भी है अगर अच्छी चल रही है तो 6 महीने में एक बार दिखा सकते हैं, 1 साल में एक बार दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको शुगर वाले और जो एसिडिक फूड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब बहुत कम लेना है, या तो लेना ही नहीं है, अगर लेना है तो बहुत कम लेना है। और रात में तो बिल्कुल ही नहीं लेना। जब आप ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद ऐसा नहीं कि ब्रश किया उसके बाद चलो पानी वाला है ये पी लेते हैं, या
दूध सोते समय पीना तो दूध पी लेते हैं, ये कुछ नहीं है। ब्रश करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लास्ट में ब्रश करना है, उसके बाद सोना है, ताकि आपकी बॉडी को 8 से 10 घंटे मिले हील होने के लिए। जब आप सोते हैं ब्रश करने के बाद रात में, तो आपको 7 से 8 घंटे की जो नींद ली जाती है, उसमें जो भी दिन भर में मसूड़ों में छोटी मोटी चोट लगी है या कुछ हुआ है, वो रात भर भरती है। तो उस समय आप, अगर आप मीठा दूध पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, इसका मतलब कि आप जो बैक्टीरिया उनके लिए खाना छोड़ रहे हैं रात में, तो वो रात भर काम करते हैं, और फिर उसकी वजह से आपको सुबह गंदी स्मेल आना, ये सब आना, वो सब रहता है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे लास्ट चीज, एनफ वाटर पीजिए, जितना रिकमेंडेड आपको वाटर है उतना वाटर आप पीते रहिए। तो ये सब एक अच्छी हैबिट है जो आपकी ओरल हाइजीन को या मुख की स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोफेशनल ओरल हेल्थ केयर के लिए। तो ये एक वीडियो, जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जो चीजें आप नोटिस नहीं कर पाते हैं वो इस तरीके से आपको नोटिस करते हैं, आपका एग्जामिन करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि कहीं कीड़ा लगा है या जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खराब दांत हो गया, और इसमें देख रहे हैं ये जो टूटा हुआ है ये शार्प हो जाता है, नुकीला हो जाता है। इसके नुकीला होने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कभी कभी ये जीभ में या गाल में चुभता रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है। और ये नुकीला जो बार बार चुभ चुभ के जब इसमें एक अल्सर बना देता है, तो वो अल्सर जब हील नहीं होता है तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। तो लोग बोलते हैं कि सर हम तो तंबाकू नहीं खाते हैं या हम बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन तब भी हमको कैंसर हो जाता है। तो ये उसमें से एक मुख्य कारण है कि जो नुकीले दांत या इस तरीके के टूटे हुए दांत हैं, उनसे जो छाला बनता है, बार बार छाला बनने से भी मुंह के कैंसर का होने का आशंका रहती है। ये देख सकते हैं आप कि ये ब्रशिंग नहीं की गई है, इसमें कितना, जो मैंने बताया था बायोफिल्म या जो मैल जमा हो जाता है, इतना जमा हो गया कि एक रोग का कारण बन सकता है। तो ये सब चीजें आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएंगे या रेगुलर जहां पे भी आप जाते हैं मुंह की स्वच्छता को दिखाने के लिए, वहां जाएंगे तो आपको इन सब चीजों से बचा के रखा जा सकता है। तो ये सब प्रोफेशनल डेंटल केयर है, जिसमें आपको जाना पड़ेगा दंत विभाग में। आपके आसपास के अस्पताल में या हमारे अस्पताल में जो भी है, वहां पर आप जाएंगे तो आपकी मुंह की सुरक्षा की जाएगी। इसकी वजह से देखिए ये दांत जो है हिलने लगते हैं हमारे, दिख रहे हैं आपको, ये दांत देखिए हिल रहे हैं। ये इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि पायरिया अपने, पायरिया जो कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये पायरिया हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये अंदर की हड्डी को गलाने लगता है। जो मैंने आपको पिक्चर्स पहले दिखाई थी, हड्डी को गलाने लगता है, तो उसमें आप देखिए कि हिलना स्टार्ट हो गया दांतों का। ये वीडियो मैं पेशेंट्स के साथ साथ उनके केयर गिवर्स को भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं या पेशेंट अपनी रख रखाव नहीं कर पाते हैं या उनके बीमार होते हैं, जब वो मुंह की सफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि नहीं उनको टाइम दे पाते हैं, जिस भी वजह से उनकी मुंह की साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। उनको बोलते हैं बस कुल्ला कर लीजिए तो हो जाएगा। तो उनके लिए ये वीडियो है कि ये वीडियो देखें और देखकर ये समझें कि उनकी, अगर वो एडमिट है या घर पे नॉन एम्बुलेटरी स्टेज में, मतलब चल फिर नहीं पा रहे हैं या साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो जो केयर गिवर्स हैं, जो अटेंडेंट है, वो किस तरीके से पेशेंट की साफ सफाई रख सकते हैं। इस तरीके से आपको उंगली में, सॉरी, उंगली में गॉस पीस या कॉटन या शुद्ध साफ कपड़ा लेके इस तरीके से जीभ को पहले साफ करना अच्छे से। देखिए गंदगी निकल रही है, दांतों को, तालू को, गाल को, मसूड़ों को, हर चीज को जहां तक आप कर सकें इस तरीके से साफ सफाई करनी है। ये हर दिन करने से बीमारी होने का चांस कम रहता है, मुंह की बीमारी, पेशेंट स्वस्थ रहता है और रिकवरी फास्ट होती है। और इस तरीके से सिरिंज में जो भी माउथ वॉश बताया गया आपको, सिरिंज में इस तरीके से भर के, इस तरीके से भर के दांतों की, जीभ की और मसूड़ों की और इस तरीके की सफाई करनी है, ताकि जो मैंने बताया कि जो जीवाणु पनपते हैं वो कम से कम पनपे और बीमारी को, जो भी मुंह की बीमारी होने का चांस है वो कम से कम हो। इस तरीके से ये केयर गिवर्स कर सकते हैं जब पेशेंट नहीं चल पा रहा या एडमिट है
या बीमार है तो इस तरीके से क्लियर रिवर कर सकते हैं। और ये हर दिन करना है, ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया फिर हम बोलेंगे हफ्ता भर बात करेंगे, ये नहीं, हर दिन करना है। ये अब आप अगर डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो किस तरीके से आपके दांतों की सफाई करते हैं, तो ये दांतों की सफाई से कई लोगों को डर लगता है कि दांत की सफाई कराएंगे तो हमारे दांत घिस दिए जाएंगे, हमारे दांतों में झंझनाहट होने लगेगी या दांतों में कुछ और दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा मिथ है, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को हिंदी में नहीं पता चल रहा, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगुलर में आपको जाके अपने डेंटिस्ट से साफ सफाई करानी चाहिए। इस तरीके से हम लोग जो है, ये जो जमावट हो जाती है या जो भी मैल जमा हो जाता है उसको निकाला जाता है। पहले जो पहले जो मैल जमता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, जो आप आराम से खुद ही ब्रश करके अच्छे से साफ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ब्रशिंग और रेगुलर ध्यान रख रहे हैं तो वो आराम से निकल जाता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कितना हार्ड हो गया है, ये क्या होता है, जो भी मैल जमा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कैल्सिफाइड हो जाता है। कैल्सिफाइड मतलब कि उसमें कैल्शियम के डिपॉजिट होकर वो हार्ड होने लगता है। उसको निकालना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है। तो शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे गम से ब्लीडिंग होना या कुछ और दिक्कत होना वो आपको धीरे धीरे पता चलती है। तो उस चीज का वेट मत करिए, जब वो सॉफ्ट स्टेज में है, जब आप खुद कर सकते हैं तभी निकालिए। अगर नहीं होता है तो फिर अपने डेंटल सर्जन या दंत विभाग में जाके ये करवाइए। इस तरीके से देखिए, ये कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं जो काफी हानिकारक होते हैं। ये दूसरा होता है जो मशीन से सफाई होती है। तो ये मशीन से सफाई होती है, ये भी बहुत कारगर होती है। उसमें देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। ये उन्हीं पेशेंट का है जिनका सफाई किया गया है। देखिए दांतों की इनकी सफाई की गई है पूरी। सफाई के बाद ये मसूड़ों में जो आप देख रहे हैं लाल रंग का, ये डिपॉजिट हो के उनके मसूड़ों को गला रहा था। तब देखिए कितना मैल जमा हुआ था, ये सब साफ किया गया है, तो कितना सुंदर और अच्छा दिख रहा है, मसूड़े हेल्दी दिख रहे हैं। ये सफाई के बाद एक तरीके की दांतों पर दवाई लगाई जाती है जिसको फ्लोराइड बोलते हैं। या फ्लोराइड लगवा सकते हैं, या फ्लोराइड टूथपेस्ट करते हैं वो तो है ही अच्छा, लेकिन 6 महीने 1 साल में आप अगर जाते हैं तो फ्लोराइड लगवा सकते हैं। फ्लोराइड लगाने से दांतों की लॉन्जेविटी और बढ़ जाती है, दांतों में बीमारी का चांस कम रहता है। तो हमारे हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट्स आते हैं जिनको रिकमेंडेशन या जरूरी होता है तो उनको फ्लोराइड लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने फॉलो अप का ना भूलें। जब भी आपके डॉक्टर ने आपको बुलाया है 6 महीने बाद 1 साल बाद, तो कृपया करके फॉलो अप पर जरूर जाइए। फॉलो अप पर अपने डॉक्टर को दिखाइए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद नोटिस नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, वो आपके डॉक्टर साहब देखेंगे। चाहे फिजिशियन के पास जाइए, चाहे डेंटल सर्जन के पास जाइए, जब भी फॉलो अप बताया गया उस फॉलो अप को आपको ध्यान में रखना है, हमेशा फॉलो अप के लिए जाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या करें और क्या ना करें जब हमें कोई दांतों की या कीमो के बाद, या पेशेंट होते हैं कि मतलब कीमो हुआ है हमारा, हमको क्या नहीं करना चाहिए, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी पेशेंट का कीमो लगता है या कोई दवाई लेते हैं वो, तो उनको या तो देखिए मुंह में छाले आते हैं जिसको म्यूकोसाइटिस बोलते हैं, मुंह में से दुर्गंध आने लगती है, मुंह सूखने लगता है, जीव जीव पर काफी कोटिंग होने लगती है, सफेद सफेद हो जाती है, इधर मसूड़ों में से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर मांसपेशियों में या दांतों में दर्द होने लगता है। तो इन सब से घबराएं ना, आप रेगुलर विजिट करें, रेगुलर दिखाएं। और रेगुलर दिखाने से आपको जो भी समस्या है उसका नादान होगा। और इसमें आपको जो है ये चीजें नियमित रूप से करनी है, जैसे कि आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से पानी पीते रहें। जितना भी आपको रेकमेंड किया गया है उतना पानी पीते रहें। अगर आप हेल्थी हैं तो 2 से 3 लीटर पानी पिए। दिन में छोटे छोटे सिप लेकर पानी पिए, ऐसा नहीं कि हमें 2 से 3 लीटर बोला गया तो हम एक ही बार में 1-1 लीटर करके पी लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। तो नियमित रूप से पानी पीते रहें। पानी पीने से जो दुर्गंध आती है मुंह से वो कम आती है, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, इसलिए पानी पीना बहुत ही जरूरी है। तो रेगुलर सिप ऑफ वाटर तो लेना ही है आपको। नियमित मौखिक स्वच्छता या रख रखाव, ओरल हाइजीन अपनी करें, दिन में 2 बार ब्रश करें। जब भी खाना वगैरह खाते हैं तो कम से कम शुद्ध साफ पानी से कुल्ला करें, ये आपका नियमित मौखिक स्वच्छता हो जाती है।
नियमित फिजियोथेरेपी करें। अगर आपको कोई मुंह की फिजियोथेरेपी बताई गई है, जैसे कि आपको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या मुंह में कहीं आपको कभी कभी दवाइयों की वजह से दर्द आने लगता है, तो अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी बताई गई है तो उसको फिजियोथेरेपी को रेगुलर करें। शुरू में आपको लगेगा कि कष्टदायक है, दर्द बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस फिजियोथेरेपी करने से आपकी मसल जो है स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती हैं, तो आपको जो है फिजियोथेरेपी करने से आराम मिलता है। यदि आपको आराम ना मिले तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि मेरे मुंह में तो छोटा मोटा कुछ चीज है, हम बाद में देख लेंगे जाके, या हम खुद ही कोई दवाई ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाके खुद दवाई ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, एक हफ्ते 10 दिन में अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे परामर्श लें और जो भी दिक्कत है उसको बताएं। नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो भी होता है, आप डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा ना लें। जब भी अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करेंगे, अपने आप जाके कोई भी अपने आप जाके दवाइयाँ लेना या अपने आप जाके मेडिकल स्टोर पे कुछ भी दवाई लेके, अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, कोई कीमो चल रहा है, किसी भी तरीके यहाँ का पे इलाज चल डॉक्टर रहा है। साहब एक मिनट डॉक्टर अजहर भट्ट साहब, आपका अनम्यूट कीजिए सब टोटल। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू सर, हाँ, सॉरी। तो जब भी होता है, आप डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई ना लें, डॉक्टर से परामर्श करें। जब भी आपको जो भी, चाहे सिंपल से सिंपल कोई चीज हो, माउथ वॉश भी लेना है, अगर आपका कीमो या कोई दवाई चल रही है तो उसका जरूर जरूर आप डॉक्टर से पूछें, तभी जाके वो लें, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी चीज आपको नुकसान करेगी और कौन सी चीज आपको फायदा करेगी। हमारे कई सारे पेशेंट होते हैं जिनमें ये दवाइयां दी जाती हैं हड्डी को मजबूत करने के लिए, जैसे कि जोलेडोनिक एसिड है, या पीले वाली जो दवाई है, ये ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में बहुत ही कॉमन है और ये दी जाती है लंबे टाइम के लिए। या फिर ये अलग तरीके का एक इंजेक्शन है, तो ये दिया जाता है। तो इन दवाई जब जब भी पेशेंट इन दवाइयों पर होता है तो इसमें बहुत ही केयर करने की जरूरत होती है। इस समय आपको ये ध्यान रखना कि आपको दांत का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना है। ये एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें एक पेशेंट ने ये दांत निकलवा दिया था जो इन दवाइयों पे थे, तो उनका यहाँ पे घाव नहीं भरा और ये हड्डी गलना स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही कॉमन है। जब भी कीमो की कुछ दवाई चलती हैं, लोग अपने मन से जाके दांत के डॉक्टर से बाहर करा लेते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कराना है। तो ये अगर आपकी दांत खराब है, कुछ दिक्कत है, तो जाके वहां पे दांत निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आप, अगर आपको निकलवाना भी है बाहर, तो आपको यहाँ से पूछकर, या तो अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजी में या आपके फिजिशियन से या डेंटल सर्जन से यहाँ से पूछ के फिर करवाना है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि किस दवाई का क्या असर हो सकता है और हम आपको रेकमेंड करेंगे। आपको अगर अपने गांव में कराना मान लीजिए नहीं आ सकते हैं, तो आप पूछ कर फिर कराइए, यहाँ से रेकमेंड लेंगे, रेफरल लेंगे, तब बाहर जाके कराएंगे। ये गलती ना करें, क्योंकि इन पेशेंट ने गलती करी थी तो इनको इतना हड्डी गलने लगी और इनका बहुत ही मतलब जबड़ा जो है पूरा खराब हो गया था। तो इस तरीके से ना करें जब भी आप किसी कीमोथेरेपी या इन तरीके की दवाइयां जो दिखाई गई उन पर हैं। जब भी आपकी कीमोथेरेपी या दवाइयां चलती हैं तो इस तरीके की चीजें ना यूज करें, जैसे कि टूथपिक यूज करना। टूथपिक होने से क्या होता है कि आप जब भी खाना वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको चोट लगने की आशंका रहती है। या देखा गया फीमेल्स जो होती हैं, जूड़े की पिन निकालना या बालों में जो पिन लगाते हैं उसको निकाल के दांतों में यूज करना, या दांतुन को जोर जोर से करना, या एक इस तरीके का कोई भी दांतों से बॉटल को खोलना या नाखूनों को चबाना या किसी भी हार्ड चीज को खोलना, ये बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। क्योंकि जो भी चोट लगेगी आपकी कीमोथेरेपी की, या जो भी दवाइयां चल रही हैं, ऐसा नहीं कि कीमोथेरेपी, जो भी दवाई चल रही है या रेडिएशन हुआ है, उनके साइड इफेक्ट से घाव भरने का चांस बहुत कम हो जाता है और हो सकता है कि वो घाव ना भरे लंबे टाइम के लिए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो ये मेरी टीम है, एंड द माउथ इज द मिरर ऑफ द बॉडी। इसमें लिखा है कि मुख शरीर का दर्पण है। दर्पण को जितना क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छा आप दिखेंगे और आपका सामान्य स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू आवर पेशेंट्स और उनको मेरी ये ओरल हाइजीन के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके लिए एक सवाल है चैट बॉक्स में। सर अपना ये शेयरिंग बंद कर दीजिए ताकि आप लिख सकें। एक मिनट। हाँ सर। कैसे बनोगी स्टॉप शेयरिंग? मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं, अभी स्क्रीन पे। नहीं नहीं सर, आप स्क्रीन शेयर ही। अच्छा हाँ सर, अब आ गया। जी। जी जी आपके लिए सर एक सवाल है हम्म।
ये है कि एक है इंद्रजीत जी हैं, वो लिखते हैं कि ओसिमर्टेनिव दवाई गत 1 वर्ष से चल रही है। साथ में हर तीसरे महीना जोम्टा इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब हम्म। पिछले कुछ महीनों से थोड़ा दांत किरकने की समस्या है। क्या ऊपर बताई गई दवाइयों से यह समस्या आती है? इसका समाधान बताएं। हाँ, ये जो मैंने आपको दवाइयाँ दिखाई थी उसी तरीके की दवाई है ये। तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पर जो भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल में आके दिखाना है। हम आपका देखेंगे कि क्या समस्या है, उसका क्या समाधान किया जा सकता है। अगर किरकने किरकने का मतलब मेरे ख्याल से शायद सेंसिटिविटी होता है। अगर जी। किरकने में जैसे ठंडा गर्म लगना है तो आप नॉर्मल जो सेंसोडाइन वगैरह आते हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की तरीका अलग होता है। उसको जब भी आप सेंसोडाइन वगैरह करते हैं उसको दांतों पर लगा के छोड़ना पड़ता है 4 से 5 मिनट के लिए। ऐसा नहीं जैसे हम लोग नॉर्मल ब्रश करते हैं कि ब्रश किया और तुरंत कुल्ला कर दिया, उसको 4 से 5 मिनट तक लगा के छोड़ना होता है। उसके बाद भी आप 15 से 20 मिनट तक कुल्ला नहीं करते, थूक सकते हैं लेकिन कुल्ला नहीं कर सकते, तो उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ चल रही हैं आपकी, उस कंडीशन में आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ आके दिखाना है। फिर हम देखेंगे कि क्या करना, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। अ, एक और सवाल है। एक कोई है पीसी से जुड़े हुए हैं, नाम उनका नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, लाल दंत मंजन कर सकते हैं? यदि हाँ तो पाउडर करना है या टूथपेस्ट करना है, कौन बेहतर है? तो हमको लगता है ये तो बता भी दिए थे, लेकिन हाँ, हाँ, तो फिर से एक बार सर ज्यादा लाल पूछिए। दंत मंजन पाउडर तो करना ही नहीं है। उसका टूथपेस्ट में भी थोड़ा सा एब्रेशन ज्यादा रहता है, तो रिकमेंडेशन है कि ना किया जाए। आप दूसरी ब्रांड का कर सकते हैं, लेकिन ये पाउडर वगैरह तो नहीं करना है। सर और एक सवाल था, जैसे कि नॉर्मल एक सवाल है कि लिस्ट्रीन जैसी चीजें दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप इसे कुल्ला किया कीजिए। तो हम्म। अगर मैं ब्रश ना करते हुए सिर्फ लिस्ट्रीन अगर करूंगा तो क्या ये लॉजिकल रहेगा या इलॉजिकल रहेगा? ये इलॉजिकल है, क्योंकि आप एक, जैसे मैं अपने पेशेंट को कभी कभी एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप शायद सर्फ के पानी में कपड़े जब डुबाएंगे उसको उसको निकाल के सीधे नहीं डालते हैं, आप ब्रश लगाते ही उसमें, तभी वो क्लीन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आप अगर माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो वो ओवरऑल हेल्थ को ठीक रख सकता है, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है। आपको ब्रश करना ही होगा। ब्रश करने से जो मैं बताया था बायोफिल्म या जो मसूड़ों में जो सफेद रंग की परत जमती है वो आपका ब्रश ही निकाल पाएगा, वो माउथ वॉश नहीं निकाल पाएगा। हालांकि ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत बीमार होते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं ब्रश, तो उनमें जैसे मैंने बताया कपड़े से जो सफाई करनी है उसी में आप माउथ वॉश डिप करके सफाई करेंगे तो उससे भी आराम मिलता है, और जो परत जम रही है उसमें वो कम हो जाती है। तो ये तो नहीं है कि आप माउथ वॉश यूज करें और ब्रशिंग छोड़ दें। ब्रशिंग इज मस्ट, ब्रशिंग तो करनी ही है आपको, और उसके साथ साथ आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल डॉक्टर साहब मेरा भी है, और जी। हमको लगता है कि एक जनरल सवाल है, मतलब कि टूथ ब्रश का ब्रश जो है वो किस टाइप का होना चाहिए? कड़ा, मार्केट में बहुत सारा है, नॉर्मल है, कड़ा है, थोड़ा सा। सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। लोग बोलते हैं हार्ड ब्रश करेंगे तो ज्यादा अच्छी सफाई होगी, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, क्योंकि जो भी ब्रश हमारा बनाया गया है वो जो शुरुआत की लेयर होती है उसको निकालने के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे जो डिपॉजिट जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर वैसा मेल जमा हो जाएगा तो वो ब्रश से नहीं निकलेगा, आप रगड़ के उसमें मसूड़ों को चोट पहुंचाएंगे या दांतों को चोट पहुंचाएंगे। आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। मीडियम या अल्ट्रा सॉफ्ट यूज कर सकते हैं। जो सॉफ्ट ब्रश रहता है उसकी टेक्निक जो मैंने दिखाई है, टेक्निक आपको फॉलो करनी है, उस टेक्निक से ब्रश कर करना है। हार्ड ब्रश नहीं यूज करना है। ओके डॉक्टर साहब, अब ये तो सर अब मेरा और आपके एक लिए तो। सवाल है। जी हाँ, रंजीत हाँ जी। बोलिए। मतलब। जी जी। आ, सर सवाल ये है कि मेरा कि जो हमारे जो पेशेंट है वो कोई 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 पेशेंट जो है जो घर में मशेरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो मशेरी जो है उसमें तंबाकू रहता है, तंबाकू की मशेरी बनाते हैं। तो अभी भी वो जब केमो चल रहा है फिर भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल खाना ही नहीं है। नंबर उनको झूठ बोल रहे हैं या फिर नंबर उसने गलत लगाया होगा। रंजन जी, क्या बोल सकता हूँ? अ, नहीं। नहीं सर, यहाँ पे हम किसी को ये अलाउ नहीं कर पाएंगे सर सर बोलने के लिए। सर हमें थोड़ी तो बोलना है। तो सर हम, कंटिन्यूएशन में रखने का मैंने नीचे दिया हुआ है, ब्रेकिंग ऑफ हाँ, मैं टीथ। मैं वो कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। हम्म। इनका इंद्रजीत का है कि क्रिकने का मतलब ब्रेकिंग ऑफ टीथ बता रहे थे ये इस नहीं टाइम डॉक्टर, में। मतलब का सिलेबस बहुत नया है, डॉक्टर से जो भी बगल में
तो ये जो किरकना का मतलब ब्रेकिंग ऑफ टीथ है, ये आपका रेडिएशन वगैरह हुआ है क्या पेशेंट का अगर? एक बार नहीं होता तो उससे बोलिए कि उसने अगर कॉल किया है तो एक्चुअली डॉक्टर साहब हम लोग किसी को माइक अलाउ नहीं कर अच्छा, पाते हैं, ठीक है तो ठीक है। तो इनको मतलब आप बाद में बोल सकते हैं, यहाँ के दिखा सकते हैं, हम लोग देखेंगे रीजन क्या है। हो सकता है किसी किसी रेडिएटेड पेशेंट में ये टूटने का टारगेट थेरेपी अगर हुई है आपकी, तो उसमें ब्रेकिंग ऑफ टीथ बहुत मतलब नहीं होता है, तो उसका कोई और ही रीजन होगा। अच्छा, रेडिएशन भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई दूसरा रीजन हो सकता है। वो आप आके दिखाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि दांत क्यों टूट रहे हैं। तो उसमें अगर दांत टूटने का रीजन पता चलेगा, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है कि टारगेट थेरेपी और रेडिएशन अगर नहीं हुआ है, तो उसमें दांत टूटने की संभावना बहुत कम रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपने कीमती समय में से हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है आपने इतना विस्तृत रूप से हम लोग के साथ चर्चा किए हैं। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे हमारे जितने भी केयर गिवर्स और पेशेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और जो कि ये लाइव हमारा यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा है और आगे भी इसको फिर से देखा जा सकता है, तो जो जो भी देखेंगे उनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा किया है। और हमारे जी साथ जी जी डॉक्टर अमित भी जुड़ चुके हैं। तो जी। अब हम स- चाहेंगे डॉक्टर साहब अब की जी जी रंजन जी, आप मैं अगर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा थोड़ा। जी, हम्म। मैं ये आखिरी बार हमने ओरल हाइजीन के बारे में अगर हमने सोचेंगे तो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था। और फिर बिल्कुल उसके बाद फिर इस समय में सर से सब कुछ जानना ये बहुत मुझे नॉस्टैल्जिक फील दे रहा था। और बहुत बहुत शुक्रिया सर का कि उन्होंने इतनी विस्तार से सारी चीजों को बताया। और बिल्कुल। सर, अमित सर के लिए सवाल है तो ले लीजिए सर। डॉक्टर अमित, अगर आप अगर हमें सुन रहे हो तो प्लीज जी जी, आप सुन रहे हो। ज्वाइन। बिल्कुल। नमस्ते। हाँ जी क्या, हाँ क्या क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं मिस कर गया। हाँ सर, सर मैं देख सर, मैं आप सवाल करना चाहता हूँ कि अगर अगर आप जब अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर कोई नॉर्मल कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उनके लिए ओरल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट रहता है सर? आप कि इतना ओरल हाइजीन को इनका इम्पोर्टेंट देते हैं, या फिर आप जोलिंट्रॉनिक एसिड नाम की जो दवाई है वो क्यों सजेस्ट करते हैं? आई थिंक सो डॉक्टर अर्थव ने सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया है, अब इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, बट स्टिल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कभी भी कोई भी पेशेंट अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम पहले डेंटल क्लियरेंस उसका जरूर लेते हैं। तो हम पहले उनको जरूर भेजते हैं देखने के लिए कि उनका डेंटल हाइजीन सही है या नहीं। क्योंकि कुछ दवाएं, एक तो पहला चीज है इन्फेक्शन, अगर वो रहता है तो जब कीमो दे रहे होते हैं तो काउंट्स ड्रॉप करता है, उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन जो गम जिंजिवाइटिस करा रहा हो वो एक पेनफुल हो सकता है। दूसरा, जो जोलिंड्रोनिक एसिड या बाकी दवाएं डेनोसुमैब है, ये ऑस्टियोनेक्रोसिस कराती है जॉ का। तो अगर ऐसा कोई भी जॉ में पहले से कुछ भी टीथ में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पेशेंट में हमें इसे अवॉइड करना होता है। कभी भी ऐसा हमें लगता है कि टूथ एक्सट्रैक्शन की जरूरत है या ऐसा कोई प्रोसीजर टीथ में जरूरत है, तो 1.5 मंथ का एटलीस्ट हम डिफरेंस, 6 वीक्स का डिफरेंस रखना चाहते हैं जोलिंड्रोनिक एसिड देने से पहले। तो उस कंडीशन में डेफिनेटली सबसे पहले डेंटल क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डेंटल प्रोसीजर है तो पहले उसको कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद ही हम दवा शुरू करते हैं। जी। सर, एक इंद्रजीत जी का प्रश्न वापस ले लीजिएगा एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा क्वेश्चन? ऑस्माटिनिब, जो उनका ऑस्माटिनिब चल रहा है ना, तो उसके उसके वजह से दांत वाला। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब ने उनका वो जवाब दे भी दिए थे। ओके। तो ये इंद्रजीत जी लिखते हैं कि ऑसिमर्टिनिब दवाई गत 1 वर्ष से चल रही है, साथ में हर तीसरे महीने जोम्टा इंजेक्शन दिया जा रहा है, और पिछले कुछ महीनों से थोड़ा दांत किरकने की समस्या है, यानी कि क्या ऊपर बताए कि दवाइयों तो से यह समस्या आती है, इसका समाधान क्या है? आई थिंक सो डॉक्टर अर्थव ज्यादा अच्छा लेंगे इस क्वेश्चन को कि टीकेआई से तो हमें ऐसा नहीं लगता, जोलिंड्रोनिक एसिड के इफेक्ट्स कभी कभी आई थिंक मिलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ या
सो ब्रेकिंग ऑफ टीथ जनरली दवाओं से बहुत रेयर है कि इस तरह से हो। पहले से डेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उसको आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, तो उस पर ही ध्यान देने की जरूरत होती है। रेयर कंडीशन में ऐसा है कि दवाएं टीथ को ब्रेक कर रहे हैं जहाँ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा हो। इट्स नॉट कॉमन टू सी। सर एक आपके लिए सवाल कौस्तुभ जी लिखते हैं कि पेशेंट इज मेल एज 67 years, 30 पेम्टोरिक्स पेम्टेरेक्स्ड पेम्टेरेक्सिड प्लस 23 पेम्लोजोम डन। प्रभा जी, यस, 30 पेमेट्रक्सेल एंड 23 पेम्ब्रोलिमैब डन हो गया उनका। 67 ईयर ओल्ड पे पेशेंट है। उनका क्वेरी है, हाउ टू टैकल अ केमो इंट्रोड्यूस एंटेरोपैथी एंड उसके बाद दिया है ट्रोटिन 80 प्रोवाइडेड टेम्पोररी रिलीफ बट देयर इज अ एक्सट्रीम पेन एंड क्रैम्प ड्यूरिंग द 4-5 days आफ्टर केमो। व्हाट मेडिसिन कैन बी यूज्ड टू टैकल स्टोमच पेन? प्लीज हेल्प। तो आपको दो दवाएं चल रही है, पेमेट्रिक्सिड और पेम्ब्रोलिज़ुमैब, और दोनों दवाएं के अलग अलग साइड इफेक्ट्स है। सो पेमेट्रिक्सिड जो होता है वो म्यूकोसाइटिस कराता है, और ये गट का, म्यूकोसाइटिस का मतलब है कि गट की लाइनिंग जो होती है वो उसको अफेक्ट करता है, जिस कारण से डायरिया या पेन एब्डोमेन हो सकता है, क्रैम्पी पेन भी कभी कभी रेयरली हो सकता है। तो इसके लिए जो ड्रग्स हम देते हैं, पहले विटामिन B12 आपको हर तीसरे या चौथे साइकिल में दिया जाता है कुछ कवर करने के लिए। और साथ में अगर इसके बाद भी म्यूकोसाइटिस हो रहा है तो ड्रग का डोज कम करने की जरूरत रहेगी हमें। और इनिशियल स्टेज में डेक्सामेथासोन टैबलेट भी आप 2 या 3 दिन तक ले सकते हैं, जो हेल्प करता है इसमें। तो इसका ध्यान रखना होगा। जो दूसरा प्रॉब्लम है कि पेम्ब्रोलिज़ुमैब जो इम्यूनोथेरेपी कर रहा है वो भी कोलाइटिस कराता है। अगर आपका सिम्टम अगर हफ्ते 10 दिन में नहीं रिसाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में बेटर है कि एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए। एक कोलोनोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी करके देखना बेटर रहेगा कि इसका कोलाइटिस का कारण क्या हो रहा है, कि उसमें इम्यूनोथेरेपी मीडिएटेड चेंजेस आ रहे हैं या सिर्फ म्यूकोसाइटिस है। अगर ऐसा कोई चेंजेस है तो उस कंडीशन में ओरल स्टेरॉइड्स देने की जरूरत रहेगी, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई भी ओमनाकॉटिल या स्टार्ट करने से फायदा होगा। बट ये तब होगा जब आप पहले इनिशियल, अगर 7 to 10 days में आपको इनिशियल थेरेपी से, एम्पेरिकल थेरेपी से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है तो गैस्ट्रो से मिलना है। अगर आपको सिर्फ कीमो लगने के बाद 2 या 3 दिन ये प्रॉब्लम हो रही है फिर सेटल हो जा रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली सिर्फ कीमोथेरेपी पेमेट्रिक्सिड का इफेक्ट होगा, ना कि पेम्ब्रोलिज़ुमैब का। तो वैसे कंडीशन में सिर्फ कीमोथेरेपी का डोज घटाना या कीमो का ड्यूरेशन 3 हफ्ते से बढ़ा के 4 हफ्ते कर देना ज्यादा इजी रहेगा। बट हाँ, अगर ये परसिस्ट कर रहा है आपको बराबर के लिए, तो बेटर है कि एक बार गैस्ट्रो ओपिनियन करना होगा आपको इसके लिए, और एक कोलोनोस्कोपी प्लान करना है। नेक्स्ट। अभी आज तो बस एक ही क्वेश्चन सर आपके लिए था। ओके फाइन, आई थिंक सो सेशन बहुत अच्छा था इससे पहले, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया गया था डेंटल हाइजीन का। सो दैट वाज अ एक वेरी गुड, जो बहुत ही रेयर चीज है। सो आई आल्सो वाज लिसनिंग एंड इट वाज वेरी गुड सेशन गुप्ता। हाँ, एक क्वेश्चन प्रभा, और सर आया आपके लिए। हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर हम। ठीक है। प्रदीप भगत पॉजिटिव, प्रीवियस सेरोटोनिन 453 इयर्स कंटिन्यू, करंट पेम कार्बन ऑल्टरनेटिव में कोई न्यू ड्रग भी अवेलेबल है? नहीं, अभी न्यू ड्रग और कुछ भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सब ट्रायल सेटिंग्स में इंडिया से बाहर है, और कोई भी अभी प्रूवन नहीं है। 4th जनरेशन ड्रग अभी आना बाकी है। लेट्स सी वो कब तक लॉन्च होता है। अभी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है बेटर है आप इसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। क्या, सॉरी डॉक्टर अर्थव, आप कुछ कह रहे थे क्या? यू आर म्यूट, आप म्यूट हैं। यू नहीं नहीं, यू आई वाज आर saying anything. Yeah, thank you. Thank you. I think so एक last question है. My father is 55-year-old, diagnosed with lung cancer, spread to lymph nodes, received treatment from TMH, completed 6 cycles of chemo combined with immuno, followed by 10 sessions of radiation. At present, he is continuing maintenance immuno. In this situation, how long can a patient usually remain stable or feel well? Expected quality of life and life expectancy. हृदय जी, आप फ्रॉम बांग्लादेश से आप हैं, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर इससे रिस्पांस बहुत अच्छा है तो उस कंडीशन में वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्गर सर्वाइवल। क्योंकि इम्यूनोथेरेपी अगर काम कर रही है तो ये एक अच्छा काम करता है। ऑब्वियसली सब में काम नहीं करता है, बट जहां रिस्पांस होता है तो एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से बहुत बुरी नहीं होती है।
इट इज यूजुअली मेंटेन्ड अपार्ट फ्रॉम कि कभी थायराइड या हार्मोन्स का कुछ चेंजेस आ सकता है, स्किन चेंजेस हो सकते हैं, या लिवर एंजाइम्स कभी बढ़ रहा है तो अलग प्रॉब्लम है। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्गर सर्वाइवल ऐसे। आपका हर 3 महीने पे स्कैन होता रहेगा, एंड समहाउ दिस ड्रग अगर इनिशियल रिस्पॉन्स है तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड कि यही ड्रग आपको 1.5 से 2 साल या उससे भी ज्यादा टाइम दे सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जैसे जरूरत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर सिर्फ इम्यूनोथेरेपी है तो इट इज ऑलवेज गुड, वो क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स उसमें नहीं होते हैं। दैट इज गुड इनफ। तो ठीक है, सो थैंक यू। सो अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो प्रभात जी डन। हाँ सर, आज बस यही कुछ क्वेश्चंस थे, और आप दोनों डॉक्टर्स का जो मतलब सहयोग लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन को मिलते आ रहा है, इसीलिए तहे दिल से आप दोनों डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, जितने भी केयर गिवर्स और पेशेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा सेशन आज उनके लिए हुआ होगा। और इसी सब के साथ मैं फिर आज की मीटिंग को फिर अगली मीटिंग के लिए थोड़ा सा विराम देता हूँ, और फिर सबको एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, सबका आभार व्यक्त करते हुए इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।